अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। उम्मीद करता हूँ पाइथन का ये कोर्स आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो एक बढ़िया सा कमेंट और लाइक और एटलीस्ट 3 और 4 बंदों के साथ शेयर कर लो, क्योंकि ये कोर्स किसी का लाइफ चेंज कर सकता। तो अब समझते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर को और कंपैरिजन ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं। पर इसके अलावा हम ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस को भी इसी कोर्स में ही और इसी लेक्चर में ही कवर करने वाले। तो सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर्स को समझते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, अब लास्ट टाइम आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नंबर्स के साथ पढ़ा था, असाइनमेंट ऑपरेटर्स नंबर्स के साथ पढ़ा था। अब समझते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते टू और मोर देन टू वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए, और इनको ज़्यादातर हम कंडीशंस में भी यूज़ करते। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते कौन से, तो कहेंगे लेस देन होता है, सेम इसी तरह ग्रेटर देन होता है, सेम इसी तरह लेस देन इक्वल्स टू होता है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है। इनको रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है या तो रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। इनके अलावा रह जाता है नॉट इक्वल और इक्वल्स टू। इक्वल्स टू के लिए हम डबल इक्वल लगाते हैं। अगर आप सिंगल इक्वल का सोच रहे हो तो इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि ए इक्वल्स टू 10, ए को हम 10 असाइन करके दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो इक्वल है ये इक्वलिटी के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये असाइनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। पर जब आपको इक्वलिटी चेक करनी हो तो वहाँ पे डबल इक्वल लगाए जाएंगे, तो इनको इक्वलिटी ऑपरेटर्स कहा जाएगा और इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स, और सबको कंबाइन करके आप सिंपल कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कह सकते हो। अब यहाँ पे जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा और उसके बदले हमेशा हमें आंसर मिलेगा ट्रू एंड फॉल्स, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर्स का रिटर्न हमें हमेशा बूलियन में मिलता है। पर जैसे ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, आप वीडियो को पास करने की कोशिश करो। वीडियो को पास करके आपने कमेंट करना है और गेस करना है उसका आंसर, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है और हमें रिटर्न में क्या मिल सकता। जैसे कि सबसे पहले इन सबको करते हैं कमेंट। नेक्स्ट लाइन में हमने यहाँ पे लिखा कि चलो, अगर डायरेक्ट में लिखता हूँ कि 10 बड़ा है 3 से। हाँ, आपने हमेशा लेफ्ट साइड से इसे स्टार्ट करना है। इंग्लिश मैथ हर एक चीज़ लेफ्ट साइड से, तो आप लेफ्ट साइड से इसे स्टार्ट कर लो। आप कह रहे हो यहाँ पे इस पॉइंट पे कि 10 बड़ा है 3 से, कमेंट कर लो क्या 10 बड़ा है 3 से। अगर 10 बड़ा है 3 से तो ट्रू मिलेगा, अगर 10 नहीं बड़ा 3 से तो हमें फॉल्स मिलेगा। तो इस वक्त हम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 10 एक बड़ा नंबर है और 3 छोटा नंबर है। 10 हमेशा बड़ा होगा 3 से। अगर इसे उल्टा लिखते तो मतलब 3 बड़ा है 10 से, तो इसका आंसर हमें ट्रू मिलेगा और इसका आंसर हमें फॉल्स मिलेगा। इसके लिए हम यहाँ पे दोनों को प्रिंट करना चाहेंगे, तो ये उठा के कंट्रोल एक्स कट करते हैं। प्रिंट 10 ग्रेटर देन 3, प्रोग्राम को रन करेंगे। ट्रू मिला क्योंकि 10 बड़ा है 3 से। अगर इसे उल्टा करते हैं यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 10, क्या 3 बड़ा है 10 से? नहीं, गलत हो। तो गलत हो तो आंसर में क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लिखते हैं जैसे कि 3 या तो ग्रेटर होगा या तो फिर इक्वल होगा 10 का। क्या 3 बराबर है 10 का? बिल्कुल नहीं। क्या 3 ग्रेटर है 10 का? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे डबल कंडीशंस चेक किए जा रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है लेफ्ट साइड या तो ग्रेटर होगा, लेफ्ट साइड या तो बराबर होगा राइट साइड का। तो इस पॉइंट पे ना ही ग्रेटर है और ना ही बराबर है, तो आंसर में वापस वही सेम फॉल्स आएगा। पर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 10, तो इस वक्त हम क्या कह रहे होंगे कि 10 ग्रेटर है 10 का? नहीं। बराबर होगा? बिल्कुल। अब बराबर है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ट्रू। पर उसी पॉइंट पे अगर मैं ये लिखता हूँ तो यहाँ पे ग्रेटर, एक यहाँ पे जो ग्रेटर सिंबल है ये ट्रू हो जाता। तो हम कह रहे हैं कि 15 ग्रेटर है 10 से, तो ये ग्रेटर यहाँ पे ट्रू हो गया, पर ये फॉल्स। पर दोनों में से कोई एक ट्रू, तो हमें आंसर में ट्रू मिलेगा। वापस प्रोग्राम को रन कर रहा है तो देख लो यहाँ पे हमें ट्रू आंसर जनरेट होके ये दे रहा होगा। अब इसके अलावा लेस देन को समझते, तो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे कि 10 कम है 3 से। क्या 10 कम है 3 से? बिल्कुल नहीं, गलत हो। 10 कभी भी कम नहीं होता 3 से, 10 बड़ा होता है। तो जब कम नहीं है तो आंसर में क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। अगर इसे उल्टा करते, जैसे कि मैंने कहा 3 कम है 10 से,
बिल्कुल 3 कम है 10 से, तो आंसर में हमें यहाँ पे ट्रू मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इक्वलिटी चेक करते तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 10 बराबर है 10 का। क्या 10 बराबर है 10 का? बिल्कुल दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो आंसर में ट्रू। पर मैंने कहा 10 11 के बराबर है, बिल्कुल नहीं, गलत हो तो आंसर फॉल्स मिलेगा। इसके अलावा अगर हम ये लिखते, अब ये कौन सा ऑपरेटर है? मैंने कहा नॉट ऑपरेटर। आप कह रहे हो 10 बराबर नहीं है 11 के। सही कह रहे हो, 10 कभी भी बराबर नहीं होता 11 के। प्रोग्राम को रन कर लो तो आप कह रहे हो ट्रू, सच कह रहे हो। अच्छा, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नॉन इंटीजर नॉन फ्लोटिंग डेटा को आपस में कंपेयर करें तो क्या जनरेट होगा? जैसे कि मैंने कहा कि ए बराबर है कैपिटल ए का, इसका आंसर क्या होगा? वैसे हम यहाँ पे सपोर्ट करते हैं अपने एन लेटर को, क्योंकि नसी में एन आता तो एन ही कंपेयर करते। छोटी बी सी में एन और बड़ी बी सी में एन, और कह रहे कि ये दोनों बराबर है। अब आप कह रहे हो कि इस साइड पे तो स्ट्रिंग है, इस साइड पे भी स्ट्रिंग है, दोनों बराबर हो सकते हैं। या तो आप कमेंट कर सकते हो कि इसका आंसर क्या है, फिर सोल्यूशन की तरफ आ जाओ। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि आपके कीबोर्ड पे जितने भी चीज़ें मौजूद हैं उन सब के पीछे ASCII कोड या तो यूनिकोड होता है। मतलब हर एक सिंबल, हर एक कैरेक्टर, हर एक डिजिट के पीछे एक कोड होता है, और वही कोड पेयर बाइनरी और मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता। तो इसका मतलब एन का भी एक कोड होगा और इस एन का भी एक कोड होगा, और उन्हीं कोड को कंपेयर किया जा रहा है। इस वक्त जो पाइथन का पाइथन इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे एन को एज अ स्ट्रिंग एन के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, एन के कोड को कंपेयर कर रहा है कैपिटल एन के कोड को। इन दोनों को कोड क्या है? तो हम यहाँ पे कहेंगे ORD मुझे एन का कोड दे दो। ये यहाँ पे हमें कोड दे देगा, प्रिंट कोड हमें एन का चाहिए, ये लाइन फिलहाल के लिए कमेंट कर लो। आपको इजीली ये समझ आ जाएगा जब हम यहाँ पे कोड फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे कोड देखते हैं, तो हमें कहा जा रहा है कि 110 कोड है किसका? एन का। अच्छा, कैपिटल एन का कोड क्या है? कैपिटल एन। वापस प्रोग्राम को रन करते, ये तो 78 है। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे कह रहे हो 110 78 के बराबर है। क्या 110 78 के बराबर है? नहीं है। तो इसका आंसर क्या मिलना चाहिए? फॉल्स मिलना चाहिए। तो चलो यहाँ पे इस वाले लाइन को एक्टिवेट करके प्रोग्राम को रन करते, तो देख लो हमें यहाँ पे फॉल्स मिल रहा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि चलो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC, या तो फिर मैंने लिखा 10 बराबर है इस वाले 10 का, इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आप कमेंट करोगे, पर उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स पूरा समझ आ चुका होगा, और हम यहाँ पे नॉन इंटीजर वैल्यूज़ को और नॉन नंबर वैल्यूज़ को आपस में भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, पर एक्चुअल में स्ट्रिंग आपस में कंपेयर नहीं हो रहा है, उसके बिहाइंड जो भी कोड होता है वही कोड आपस में कंपेयर हो रहा है, और उसके बदले ही हमें यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स मिल रहा है। पर हाँ, ये कोड यहाँ पे पता होता है इंटरप्रेटर को, तो इंटरप्रेटर डायरेक्टली ये कोड के बेस पे आपके एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर रहा होता है। तो आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट समझते हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस को। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस का मतलब कि कौन से ऑपरेटर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2 + 2 / 2, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो आप अगर एज अ ह्यूमन लेफ्ट टू राइट इसे सॉल्व करते हो तो आप कहोगे कि 2 को प्लस कर लो 2 के साथ, ये बन जाएगा 4, डिवाइड कर लो 2 पे, ये बन जाएगा 2। क्या इसका आंसर 2 है? नहीं। अगर यही सेम क्वेश्चन मैं उठा के दे देता हूँ यहाँ पे प्रिंट को मतलब इंटरप्रेटर को और पाइथन को, तो पाइथन इसके बदले हमें 3 जनरेट करके दे रहा है। इसका आंसर 3 कैसे आया? तो जब भी एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स का क्वेश्चन आ जाता तो वहाँ पे एक फार्मूला लगता जिसे बोर्ड मास कहा जाता। बोर्ड मास मतलब सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर ऑर्डर, कुछ लोग इसे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ओ का मतलब ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट्स के बाद डिवीजन, फिर उसके जस्ट बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके जस्ट बाद 4th नंबर पे एडिशन,
5th नंबर पे सब्ट्रैक्शन। अच्छा, तो ये होता है ऑर्डर। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स है तो आप इस ऑर्डर में चलोगे। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व कर लो, फिर डिवीजन को सोल्व कर लो, फिर मल्टीप्लिकेशन को सोल्व कर लो, फिर एडिशन को, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन को। अब कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों एक जैसे रिजल्ट निकाल के दे देते, तो एक काम कर लो, इन दोनों में से जो भी आ जाता है तो लेफ़्ट टू राइट चले जाओ। पहले एडिशन अगर आ जाता है तो एडिशन को सोल्व कर लो, अगर सब्ट्रैक्शन आ जाता है तो सब्ट्रैक्शन। पर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आंसर गलत निकल के आ जाता, तो आप हमेशा लेफ़्ट टू राइट नहीं जाओगे, अपने हमेशा यहाँ पे इस ऑर्डर में चले जाना है। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व कर लो, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन को। एक और है, जैसे कि ये जो बोर्ड मास है, ये उर्दू और हिंदी स्पीकिंग वाले जो लोग हैं, जो कि शायद एशिया वाले जो एरिया में रहते, उन्होंने बोर्ड मास वाले फंक्शन को और बोर्ड मास वाले फार्मूले को जनरेट किया है कि अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाते तो उसमें बोर्ड मास लगेगा। अब जो इंग्लिश स्पीकिंग वाली कंट्री है उन्होंने निकाला पेमडास। पेमडास मतलब कि सबसे पहले पैरेंथेसिस को आपने सोल्व करना है, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स, उसके बाद एक्सपोनेंटेशन को सोल्व कर लो मतलब पावर, उसके जस्ट बाद अपने मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन, उसके जस्ट बाद डिवीजन, फिर होगा 5th नंबर पे एडिशन, और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा वापस आपका सब्ट्रैक्शन। अब आपकी मर्जी, आप पेमडास को फॉलो कर लो या तो फिर बोर्डमास को फॉलो कर लो, पर आंसर हमेशा आपको सेम ही मिलेगा इन दोनों में से किसी भी एक को अगर फॉलो करते हो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसे अगर हमने सोल्व करना है तो बिल्कुल ईजी है। अब आपको बोर्डमास समझ आ चुका होगा, पेमडास समझ आ चुका होगा कि सबसे पहले पैरेंथेसिस और ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर पावर सोल्व करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, उसके बाद डिवीजन होगा, फिर एडिशन होगा, उसके जस्ट बाद सब्ट्रैक्शन होगा। और यहाँ पे ज़ाहिर बात है डिवीजन से पहले मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवीजन आ रहा है, पर यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन है फिर डिवीजन है। तो आपकी मर्ज़ी, दोनों को टेस्ट कर लो, मल्टीपल क्वेश्चंस कर लो, एक में पेमडास यूज़ कर लो, एक में बोर्डमास यूज़ कर लो, आपको समझ आ जाएगा कि दोनों में से कौन करेक्ट है और कौन सा आपको फार्मूला यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। फिलहाल हम यहाँ पे 2+2 डिवाइडेड बाई 2, तो अगर पेमडास को फॉलो करते तो कहा जा रहा है पैरेंथेसिस। क्या 2+2 डिवाइडेड बाई 2 इसमें पैरेंथेसिस है? नहीं है। एक्सपोनेंटेशन पावर नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, डिवीजन बिल्कुल है। तो सबसे पहले डिवाइड कर लो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 प्लस ये जो 2 है इसे डिवाइड कर लो 2 पे, तो 1 निकल के आ जाएगा। अब 2 को प्लस कर लो, सिंगल ऑपरेटर है तो 2 को प्लस कर लो 1 के साथ, तो 3 निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सोल्व किया गया। पर अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का मुझे आंसर 2 निकालना है, सबसे पहले सोल्व करना है ये वाला हिस्सा, तो इसे बंद कर लो पैरेंथेसिस में। अब दोनों में देखा जाए तो सबसे पहले हमें कहा जा रहा है कि पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स को सोल्व कर लो। अब आपका क्वेश्चन ये बन चुका है 2 + 2 और डिवाइडेड बाई 2। अब सबसे पहले क्या सोल्व करोगे? डिवीजन? नहीं, सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। तो 2 + 2 मैंने कहा 4 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा 2। अब इसका आंसर 2। तो सेम क्वेश्चन है, उसका आंसर आप 3 भी निकाल सकते हो और उसका आंसर आप 2 भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपने बोर्डमास और पेमडास को समझा। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन में उठा के यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे पैरेंथेसिस हटा लूँगा, तो फर्स्ट का आंसर हमें मिलेगा 2, सेकंड का आंसर हमें मिलेगा 3। वापस प्रोग्राम को रन करते हैं, आंसर देखना चाहेंगे तो देख लो, यहाँ पे फर्स्ट का हमें आंसर मिल चुका है 2 और सेकंड का हमें आंसर यहाँ पे मिल चुका है 3। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आपने आंसर कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होने जा रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2 + 10 और इसके बाद पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 - 10। इसका आंसर कमेंट करके दो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद आपको टेस्ट भी करना है कि आपने जो आंसर निकाला, पेमडास का यूज़ कर लो। पेमडास कह रहा है सबसे पहले एक्सपोनेंटेशन, तो मतलब ये वाला हिस्सा सबसे पहले सॉल्व होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? डिवीजन। पर मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, डिवीजन। तो जैसे ये हिस्सा सॉल्व होगा, इससे एक ही यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से एक ही वैल्यू जनरेट होगी, फिर वो एक वैल्यू डिवीजन के साथ, और फिर डिवीजन जब ख़त्म हो गया फिर एडिशन सबसे पहले, तो फिर यहाँ पे ये वाला हिस्सा, और लास्ट में फिर जो भी वैल्यू इस साइड से जनरेट होगी वो आप माइनस करोगे 10 से। इसका आंसर आप कमेंट करोगे कि इसका आंसर क्या होने जा रहा है, और मैं आपको कमेंट में आंसर दूंगा और ज़रूर रिप्लाई दूंगा कि आप करेक्ट हो
या इनकरेक्ट हो। नेक्स्ट समझते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को।